तो आज हम प्रीपोजिशंस पढ़ने वाले हैं, ओके। आई होप अभी तक हमने जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े सभी आपको क्लियर है। जो भी हमने पढ़ा है अभी तक बस वो सारी चीजें आपको अपने दिमाग में स्टोर रखना है, ओके। जो भी देखे हैं, रूल्स देखे हैं और टाइप्स देखे हैं, वो सब आपको बस आपको एक अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वो रहना चाहिए आपके, सो दैट जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अकॉर्डिंग टू गेट, तो एक एक डिपेंडेंट आई मीन टू से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंडेंट क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं ना। एक सेंटेंस में सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच इंक्लूडेड होते हैं, ओके। सभी बोलने से दो या तीन तो होता ही है, लाइक नाउन होगा, प्रोनाउन, वर्ब, कहीं पर एडजेक्टिव वर्ब होंगे, एडवर्ब एंड प्रोनाउन। तो आपको सारी चीजें दिमाग में रखनी है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ओके। और आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने होते हैं? एलिमिनेशन प्रोसेस से, मोस्ट सुटेबल आंसर, ओके। ये कोई न्यूमेरिकल तो है नहीं कि आप एग्जैक्ट 0.111 एक्यूरेट आंसर ले आए, है ना। इट्स अ इंग्लिश, so when you are dealing with English, so have to think like that, okay। So let's start। स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना? या आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन, ओके। ओके, सो प्रीपोजिशंस पढ़ेंगे। यहाँ पर कोई टाइप्स नहीं है कि प्रीपोजिशंस के कितने टाइप्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने अनलाइक अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन में कुछ टाइप्स है, देन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, तो प्रीपोजिशन में कुछ टाइप्स नहीं है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स है, देयर आर सेवरल वर्ड्स बाय विच वी आर डीलिंग, ओके। कुछ वर्ड्स हैं जिनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग है, तो वो आपको पता होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रीपोजिशंस को यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी रूल नहीं है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो बस आपको पता होनी चाहिए, और ये सब भी आपको पता है, मैं बस आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ, ओके। सो प्रपोजिशंस, देखिए अगर डेफिनेशन पढ़े तो क्या लिखा हुआ है? प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड्स और वर्ड्स इन अ सेंटेंस, ओके। लाइक एक सेंटेंस में प्रोनाउन है, वर्ब है, नाउन है। तो अगर मैं सिर्फ नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब लिख देती हूँ तो उससे कुछ सेंस नहीं बनता है, अनलेस एंड अनटिल जब तक आप कुछ रिलेशन शो नहीं करेंगे, ओके, कि क्या वर्क हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है और किस पर हो रहा है। तो जहां पर हम रिलेशन शो करेंगे, नाउन का रिलेशन प्रोनाउन के साथ, और नाउन का वर्ब पर क्या एक्शन हो रहा है, तो वही उन्हीं जो जो वर्ड्स होते हैं जो इन रिलेशंस को शो करते हैं, उन्हीं को आप बोलते हैं प्रपोजिशंस, ओके। सो इनका काम होता है लिंक, क्रिएट अ सेंस ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस है जिसमें जिसमें प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, नाउन और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, बट उनमें जब तक प्रेपोजिशन होगा उनसे कोई एक सेंसिबल सेंटेंस नहीं फॉर्म होता है। तो प्रेपोजिशन के यूज के बाद ये करेक्ट मीनिंग सामने आती है, ओके। लाइक व्हेन आई विल से दैट, when I say that there is a dog road, there is a dog and road. So dog is a noun and road is a, it's a, can say it's another word. So यहाँ पर जब तक मैं पोजिशन नहीं लिखी हूँ आपको एक करेक्ट मीनिंग नहीं मिल रहा है, बट वहीं पर अगर मैं बोलूँ देयर इज अ डॉग ऑन रोड, देन यू विल नो कि रोड पर डॉग है, ऑन द रोड। सो गेटिंग माई पॉइंट, प्रपोजिशंस जो होते हैं वर्ड्स को रिलेशन शो करने के लिए होते हैं डिफरेंट वर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इजी वे पे बोलूं तो प्रिपोजिशंस के जो जितने भी मैंने यहाँ पर कुछ प्रिपोजिशंस लिखे हुए हैं ना, इन सब का आपको नियर टू मीनिंग, थोड़ा थोड़ा लगभग वाला कुछ मीनिंग आपको अगर पता है तो आप इजिली यूज कर पाएंगे सेंटेंस को। अगर आप ठीक से कैच कर पाते हैं ना तो इजिली आप प्रिपोजिशंस यूज कर सकते हैं। देखिए ये लिखा हुआ है, ये है ना, एट, इन, ऑन, ऑफ, टू, अप, टिल, ऑफ, फ्रंट, एक्सेट्रा।
तो ये सारे जो वर्ब्स है सभी के सेशंस होते हैं। ओके, तो अगर आप सबको इन सभी का पता है, मीनिंग इन द सेंस पता है, तो आप इजिली क्वेश्चंस में प्रीपोजिशन को यूज कर पाएंगे। ओके, लाइक देखिए यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर, लाइक बिफोर मतलब पहले होता है, आफ्टर मतलब बाद, अबव है, अबव का मतलब होता है ऊपर, और जो यहाँ लिखा है टू, फ्रॉम, इन सभी का मतलब होता है से, फिर इनसाइड, विथ, अलोंग, ये डिफरेंट डिफरेंट है वर्ड्स, और आई होप आप सभी को इनका मीनिंग पता होगा। तो बच्चों जैसा पढ़ाने से देर इज नो, आई थिंक देर इज नो नीड टू से मीनिंग ऑफ एवरीथिंग। आई थिंक इन सभी का मीनिंग तो आपको पता होगा, तो मैं मीनिंग नहीं बता रही हूँ, और सारे प्रिपोजिशंस भी नहीं बताऊंगी मैं आपको, सिर्फ वही प्रिपोजिशंस बताऊंगी जिनका सिमिलर मीनिंग होता है बट उनको डिफरेंट वे में यूज किया जाता है। ओके, और बाकी जब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझ आ जाएंगी। फाइन, सो लेट्स सी, कुछ ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ आपको ऐसे प्रपोजिशंस बता रही हूँ जिनका मीनिंग सेम है और उनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ओके, सेम मीनिंग बट डिफरेंट यूज। सी यहाँ पर एट सबसे फर्स्ट प्रीपोजिशन है, एट एंड इन। तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह जब भी हम किसी प्लेस को रेफर कर रहे हैं, किसी प्लेस कोई जगह की बात कर रहे हैं, तो कभी हम इन बोल देते हैं, कभी हम एट बोल देते हैं। ओके, तो मे बी जिनको इनका करेक्ट यूज नहीं पता होगा तो वो इसको गलत ही यूज करते हैं, कहीं पर भी एट लगा देंगे, कहीं पर भी इन, अपने अकॉर्डिंग जब ये जो भी वर्ड उनके जुबान पे आ रही है वो बोल देंगे। बट अगर आप करेक्ट यूसेज के वे पे देखें तो वो रूल है प्रिपोजिशन का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एट सजेस्ट अ पॉइंट इन अ स्पेस, इट सजेस्ट अ पॉइंट इन अ स्पेस। ओके, getting that space is a space, that whole space, पूरा यूनिवर्स, आपको कुछ एक जगह के बारे में बताना है पूरे स्पेस में, फैक्ट में कोई एक जगह है तो वो तो एक छोटा सा पॉइंट, लाइक मैं रेस्पेक्ट, अगर वर्ल्ड के रेस्पेक्ट में करूँ तो इंडिया इज अ पॉइंट, एक छोटी सी कंट्री है। सो लाइक जब भी आप पूरे स्पेस में किसी एक पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हो देन यू विल यूज एट। ओके, और अगर आपको कुछ सजेस्ट करना हो, रीजन, कोई पर्टिकुलर रीजन, तो वहां पर आप लिखेंगे इन। जैसे देखिए, अगर आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस म्यूजियम इज फ्रांस, म्यूजियम क्या हो गया? ओके, इट्स फाइन, आप शायद कंफ्यूजन होगा इसमें, क्योंकि सभी तो आप म्यूजियम भी जगह ही बोल रहे हैं, बट म्यूजियम जो है एक रीजन हो गया, ठीक है, इट्स अ पर्टिकुलर प्लेस समवेयर। तो तो क्या लिख रहे हो आप? इज इन फ्रांस, म्यूजियम इज इन फ्रांस, यहाँ पर आप एक रीजन को सजेस्ट कर रहे हैं, तो आप यूज कर रहे हैं इन। यहाँ पर मैं हाईलाइट भूल गई हूँ, ये जो इन और एट है ये दोनों ही प्रपोजिशन है। और यहाँ सेकेंड ऑप्शन अगर हम देखें, सेकेंड एग्जाम्पल, तो लिखा हुआ है हीज पेरेंट्स लीव्स एट कश्मीर। यहाँ पर हम किसी स्पेस को, यहाँ पूरे स्पेस के रेस्पेक्ट में हम एक पॉइंट को इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक पूरे वर्ल्ड में वी आर पॉइंटिंग कश्मीर, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया है? एट। गेटिंग, जब भी आपको कोई रीजन सजेस्ट करना हो, एक पर्टिकुलर रीजन, तो आप यूज करेंगे इन। और कभी जब भी आपको एक पॉइंट रेफर करना हो विथ रेस्पेक्ट टू बिग थिंग, देन यू विल राइट एट। और एट और इन ये मैं आपको बता रही हूँ जहां पर हम प्रेपोजिशन को यूज करते हैं एज अ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, किसी प्लेस को रेफर कर रहे हो तो। ओके, बाकी एट और इन को तो टाइम के रेस्पेक्ट में भी यूज किया जाता है। ओके, लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। Like when I say the doctor is in the hospital, doctor is in the hospital, so hospital क्या है? एक particular region है, particular कोई एक बना हुआ, it's an infrastructure, so hospital के लिए मैं क्या use कर रही हूँ? in। और वही मैं बोलती the doctor lives in दिल्ली, तो वहां पर हम एक दिल्ली मतलब एक स्पेस को, पूरे स्पेस के रेस्पेक्ट में किसी पॉइंट को रेफर कर रहे हैं। सो गेटिंग माई पॉइंट?
थिंक मुझे ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। जस्ट जस्ट आपको एक ब्रीफ देना चाहती हूँ। ठीक है? जब भी आप प्रेपोज़िशन को प्लेस को रेफ़र करने के लिए यूज़ करेंगे, तो जब भी आपको किसी पर्टिकुलर रीजन बताना है, तो आप इन यूज़ करेंगे, और अगर आपको कोई प्लेस बताना है विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड और स्पेस, देन यू विल यूज़ एट। ओके? तो ये तो था एट और इन का यूज कैसे हम करते हैं प्लेस के लिए। बट आपने देखा होगा एट इन हम टाइम नोट करने भी यूज। तो देखिए यहाँ जो एट इन ऑन, ये तीनों ही प्रिपोजिशंस को हम टाइम के लिए यूज करते हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि जहां पर जिसका मन हुआ एट यूज कर लिए, मन हुआ तो ऑन यूज कर लिए। ओके? ऐसा तो नहीं होता है। तो इसके लिए कुछ रूल्स है जो प्रोबेबली बहुत सारे लोगों को पता ही होता है। इट्स नॉट वेरी हार्ड थिंग। तो देखिए जब भी आपको एट इन और ऑन को एज अ प्रेपोजिशन ऑफ टाइम यूज करना होगा, मीन्स टाइम इंडिकेट करना होगा, तो एट जो है ना, ये अ पॉइंट सजेस्ट अ पॉइंट इन टाइम। एट जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट को बताता है इन टाइम। लाइक व्हेन यू विल से, लाइक यहाँ एग्जांपल लिखा एट सनराइज, एट मॉर्निंग, एट इवनिंग, एट नून, एट सनसेट। सो अंडरस्टैंडिंग दैट यहाँ पर क्या हो रहा है, आप किसी एक पॉइंट, मतलब पूरे दिन भर में आप किसी पॉइंट को बता रहे हो। लाइक अभी सुबह है, अभी शाम है, दिन है, रात है, लाइक दैट। तो वहां पर आप यूज करेंगे एट। ओके? और अगर आप इन यूज करेंगे पीरियड सजेस्ट करने के लिए, लाइक व्हेन यू से अ नेम ऑफ मंथ और अ नेम ऑफ अ वीक। ठीक है? तो वहां पर क्या है, पूरा पीरियड उसमें कवर हो जाता है। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इन अक्टूबर। तो व्हेन यू विल से अक्टूबर, तो अक्टूबर के सारे डेज उसमें कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप पीरियड शो कर रहे हैं, राइट? व्हेन यू विल से जून, तो अब जून के जितने भी डेट है फ्रॉम 1st to 30th जून पूरा कवर हो जाएगा। तो यू आर सजेस्टिंग अ पीरियड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन यूज होगा। देन ऑन, ऑन होता है डेज एंड डेट्स के लिए। ओके? फॉर डेज एंड डेट्स। डेज बोलने से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये आप यूज करेंगे, तब भी लिखेंगे ऑन। या फिर आप किसी पर्टिकुलर डेट को लिख रहे हैं, लाइक यहाँ लिखा हुआ है 6 अप्रैल 2022, तो भी तभी भी आप क्या यूज करेंगे, ऑन। तो इजी था, आपको समझ आ ही गया होगा। जब भी आपको पूरे दिन भर में या टाइम के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को इंडिकेट करना हो, मॉर्निंग, इवनिंग, और यू कैन से चाइल्डहुड, लाइक दैट, तो वहां पर आप यूज करेंगे एट, जहां पर आप पॉइंट, टाइम के पॉइंट को डिनोट कर रहे हैं। और जब भी आप पीरियड शो कर रहे हैं, तो यू विल से अक्टूबर, या विल से इन 2022। सो वहां 2022 बोल रहे हैं, तो 2022 के सारे मंथ इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। तो वहां पर भी आप यूज करेंगे इन। एंड जब भी आपको कोई पर्टिकुलर डेट बताना हो, या फिर पर्टिकुलर आपको एक दिन का नाम बोलना हो, तो आप यूज करेंगे ऑन। ओके? लाइक when I say that the summer is hot, no, yeah, the summer, no, wait. Okay, when I say the sun is hot in summer, the sun is hot in summer. तो मैं जब समर बोल रही हूँ ना, तो उसमें क्या हो रहा है, पूरा समर सीजन इंक्लूड हो गया। जब से अपना समर सीजन होता है, ओके, फ्रॉम मार्च टू अक्टूबर, सितंबर, तो जब भी मैं समर सीजन बोली तो उसमें पूरा समर इंक्लूड हो गया। तो वी आर सजेस्टिंग अ पीरियड, इसीलिए मैंने वहां पर यूज किया है इन। ओके? और लाइक व्हेन यू से आई वाज बोर्न इन अक्टूबर, आई वाज बोर्न इन नवंबर, तो वहां पर भी पूरा पीरियड शो हो रहा है, तो इसीलिए आप यूज कर रहे हैं इन। ओके? बट आप बोलेंगे आई एम, व्हेन यू विल से that I will go to Mumbai on 14th November 2022, तो आप किसी पर्टिकुलर डेट को इंडिकेट कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे ऑन। ओके? सभी को आया ना समझ में ये? क्योंकि यहाँ पर इन्हीं प्रिपोजिशंस में ही कन्वर्ट होते हैं, बाकी सभी प्रिपोजिशंस के तो सिंगल मीनिंग है, उसको एज अ मीनिंग वर्ड ही यूज किया जाता है। बट ये जो एट, इन, ऑन, इनको इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं ना, टाइम के में भी, एट में भी,
प्लेस के रेस्पेक्ट में भी। इसीलिए इसमें प्रॉब्लम होता है और इन्हीं में ही कंफ्यूजन के कारण क्वेश्चन कभी-कभी गलत हो जाते हैं। तो होप यू ऑल आर गेटिंग। ये समर में इन आएगा या कर, क्योंकि समर एक पीरियड को कर रहा है ना। ओके, तो क्लियर है अभी तक जो मैंने आपको 2 रूल पढ़ाए, क्लियर है? यस। So moving ahead, next is in and into. Prepositions in and into. तो इन और into दोनों का ही मतलब हिंदी में होता है में। ओके, एम म में एक ही मात्रा में वाला इन, और into दोनों का ही मतलब होता है में। तो इनको भी इंटरली यूज किया जा सकता है। सिमिलर मीनिंग है बट डिफरेंट यूज है। मीनिंग एक ही है बट इसका यूज थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो अपन वही देख रहे हैं। आई होप आप सभी को पता ही होगा इसका। इन इन लिखा है ना, इन का मतलब होता है में, जैसे कि अभी मैंने बताया। इनटू लिखा है, इसका भी मतलब होता है में। बट डिफरेंस ये है कि इन को आप यूज करते हैं एज अ प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। किसी प्लेस को रेफर करना हो तो वहां पे, फिर किसी प्लेस का रिलेशन शो करना हो तो हम यूज करते हैं इन। पर अगर इनटू अगर हम यूज करें तो वहां पर हम क्या शो कर रहे होंगे? डायरेक्शन। इनटू एज प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन बोलने का मतलब है, इनटू को आप, इनटू से आप डिनोट कर रहे हैं डायरेक्शन। और यू कैन से इन आप तब यूज करते हैं जब सरफेस में आपको रिलेशन शो करना है। ओके, इनटू तब आप यूज करते हैं जब वो अंडर द सरफेस हो, सरफेस में पूरी तरीके से कवर्ड हो कोई चीज। लाइक यहाँ एग्जाम्पल है, समझते तभी आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, रिया इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। ओके, रिया तालाब में तैर रही है। तो व्हेन यू स्विम यू आर इन सरफेस। ओके, स्विम जब हम करते हैं तो हम सरफेस में होते हैं। ओके, वाटर के सरफेस में होते हैं। अब सरफेस मतलब वाटर में तो कोई हार्ड सरफेस नहीं हो सकता, बट थिंक लॉजिकली। ओके, तो जब आप स्विम करते हैं तो आप सरफेस में हैं। ओके, आपको लोग देख पा रहे हैं, तो इसीलिए आपने क्या यूज किया? इन। बट व्हेन यू से रिया जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, मतलब रिया जब जंप कर रही है, तालाब में कूद गई, तो जब जब जंप करेंगे तो अभी आप सरफेस में नहीं रहेंगे। यू विल बी ड्राउनिंग, आप पूरी तरीके से पानी के अंदर चले जाएंगे। तो आप पानी के अंदर चले गए, यू आर शोइंग डायरेक्शन, तो इसीलिए आप यूज करेंगे इनटू। यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन एक सरफेस फेनोमेनन है। ओके, जब कोई चीज सरफेस में है, इंडिकेट करना है आपको, रिलेशन शो करना है, तो यू विल यूज इन। और जब भी कोई चीज पूरी तरीके से कवर्ड है, अंडर द सरफेस है, यू आर नॉट एबल टू सी इट, तो वहां पर आप यूज करेंगे इनटू। और आई थिंक ये एग्जाम्पल जो थे ना, बेस्ट एग्जाम्पल है वाटर वाला। क्योंकि जब भी आप स्विम कर रहे हैं, आप वाटर के सॉइल से यू आर स्विमिंग इन द रिवर है तो में है तो। बट वहीं पर आप अगर आप डूब चुके हैं, पानी के अंदर है, जंप कर लिए या डूब गए हैं, तो यू आर ड्राउन्ड इनटू द रिवर। आप पूरी तरीके से पानी के अंदर है। ओके, लाइक इसका हम कुछ अलग एग्जाम्पल लेते हैं। लाइक व्हेन आई से क्रीम द टी, क्रीम समझ गए, मलाई की मैं बात कर रही हूँ, चाय और मलाई का एग्जाम्पल लेते हैं। मलाई जो है चाय के में होती है हमेशा, सो आई विल से दैट क्रीम इज इन द टी। ओके, बट जो एक बिस्किट होती है, जब भी वो चाय में गिर जाती है तो पूरी तरीके से अंदर डूब जाती है। देन आई विल से दैट बिस्किट इनटू द टी। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग। इन एक सरफेस फेनोमेना है और इनटू क्या है? एक डायरेक्शन है। यू कैन से पूरी तरीके से कवर्ड। ओके, तो अगर मैं क्रीम क्रीम को रेफर कर रही हूँ तो क्रीम सरफेस में है, ये से इन द टी।
बट अगर बिस्किट की बात करें, बिस्किट तो अंदर चले जाता है, तो यू विल से इनटू द टी, बिस्किट इनटू द टी। होप आपको समझ आया। इन और इनटू दोनों का ही मतलब में होता है, बट इन जस्ट एक प्लेस के लिए होता है, और इनटू प्लेस के साथ साथ डायरेक्शन भी डिनोट करता है। ओके, like when I will say that ओके, जब मैं बोलती हूँ यू आर इन अ होम, यू आर इन, तो आप घर में हैं, ओके, तो आप घर में हैं, कहीं पर भी है, बट यू आर नॉट कवर्ड ऑन द सर्फेस। बट व्हेन आई विल से यू आर इनटू द रूम, सी द डिफरेंस। जब आप घर पे हैं, होम, तो मैं बोल रही हूँ इन, बट वहीं आप एक रूम के अंदर है, तो आई विल से इनटू। तो सी द डिफरेंस। जब आप घर पे है, तो आप घर पे कहीं पर भी है, यू आर एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो आप हम लोग यूज करेंगे इन। बट आप एक रूम के अंदर है, यू आर कवर्ड इन अ रूम एंड देयर इज नो वन इन अ रूम, so you are totally covered, okay, so I will say into the room, right? Then देखिए यहाँ लिखा हुआ है by and with। सी गाइज, ये प्रपोजिशंस को बहुत ज्यादा डीप समझने वाली ये कोई चीज नहीं है। यू हैव टू थिंक लिटिल लॉजिकली हियर। मतलब क्या बोलना चाहिए, आपको अपने सिक्स सेंस से सोचना होगा। जब आपको इसका मीनिंग पता है, हिंदी में अगर मीनिंग पता है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम यूज कर पाएंगे प्रपोजिशंस को, क्योंकि इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि लगता है कि हाँ ये भी सही है, ये भी सही है, बट आप थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे ना, तभी आपको ये समझ आएगा। हाँ, और यहाँ पर कोई रूल है नहीं, कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊं और रूल समझाऊं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर सकती हूँ, ओके। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है बाय एंड विथ, और बाय और विथ दोनों का ही मतलब होता है के साथ, या से, या द्वारा। हिंदी में मीनिंग बता रही हूँ, द्वारा, के साथ, या से। तो इनको भी इंटरचेंजेबली यूज किया जाता होगा, आपने देखा ही होगा। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर बाय का यूज करते हैं व्हेन इट रिलेट्स टू एजेंट, रिलेट्स टू एजेंट। एंड विथ का यूज करते हैं व्हेन इट रिलेट्स टू इंस्ट्रूमेंट, ओके। इसको थोड़ा सा केयरफुली रीड करिए। जब भी आप एजेंट की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबली यहाँ पर कोई लिविंग थिंग आएगा, तो बाय को आप यूज करते हैं मोस्ट, हमेशा नहीं बट मोस्ट ऑफ द टाइम बाय को यूज किया जाता है लिविंग बींग्स के लिए। और व्हेन यू आर डीलिंग विथ इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स, देन यू विल यूज विथ। लाइक देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है द आर कट बाय रिया। एजेंट आप समझ गए ना, जिनके द्वारा काम किया जाता है। एजेंट्स वही होते हैं ना, लाइक मीडिएटर, दे आर मीडिएटर, और द पर्सन वन हु इज परफॉर्मिंग द वर्क। तो यहाँ फ्रूट्स किसके द्वारा कट किया जा रहा है, रिया के द्वारा। सो एजेंट क्या है यहाँ पर, रिया, सो आई विल यूज बाय। बट फिर यहाँ लिखा है अ नाइफ, बट कोई इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट नाइफ, नाइफ से कट कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे विथ, ओके। फ्रूट्स आर कट बाय रिया विथ अ नाइफ, तो रिया यहाँ पर एजेंट है, तो एजेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं बाय। एंड नाइफ यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप यूज कर रहे हैं विथ। होप यू आर गेटिंग दैट विथ relates to agent and with relates to instrument। और आई थिंक ये नाइफ वाला एग्जाम्पल बेस्ट है। जो भी एजेंट, तो आपको पता ही, हर जगह आपको बाय और विथ एक साथ यूज नहीं करना होता है, ओके। इसका सिंगल यूज भी होता है, ओके। लाइक यू आर टॉट बाय मी, यू आर टॉट बाय मी, ठीक है। विथ लैपटॉप, यू आर टॉट बाय मी विथ लैपटॉप। तो यहाँ पे एजेंट कौन है, एजेंट यहाँ पर मैं हूँ, टॉट बाय मी, यहाँ पर हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या है, लैपटॉप। तो मैं आप लोग, आप मेरे दो पढ़ाए जा रहे हैं लैपटॉप से, ओके। सो यू आर टॉट बाय मी विथ लैपटॉप। सो होप it is clear that by relates to agent and with relates to instrument, okay। but sometimes with और by को अलग
डिफरेंट वे में भी वैसे तो बाय का मतलब तो द्वारा ही होता है, और बाय का सबसे ज्यादा यूज वॉइस में होता है, लाइक व्हेन यू कन्वर्ट एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। और जितने भी आप पैसिव वॉइस वाले वर्ड्स बोलते हैं ना, सब में वी यूज बाय। ओके। और विथ का यूज कभी कभी ना पर्सन टू पर्सन रिलेशन शो करने के लिए भी यूज करो, पर्सन टू पर्सन रिलेशन। ओके। तो वो अभी आगे आएगा एग्जाम्पल्स में, तो मैं आपको बता दूंगी। होप दिस फोर prepositions आर क्लियर इन एंड इनटू, बाय एंड विथ। और इन पर ही ट्रिक होता है। ओके। जब भी क्वेश्चंस आएंगे ना, तो वो कैची पॉइंट यही prepositions के यूज पर होता है, जहां पर सेलेक्ट करना होता है of like form of word or preposition uses. Okay. Then coming to next, यहाँ है between and among. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको वही prepositions बता रही हूँ जो कि similar meaning है, similar in meaning, और जिनका use different है। ओके। तो यहाँ पर है between and among. अगेन इन दोनों का मीनिंग सेम होता है, इनको इनका यूसेज डिफरेंट है। बिटवीन और अमंग दोनों का ही मतलब होता है बीच में, बीच में हिंदी मीनिंग, बट इनको हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर मैं बिट, हमेशा याद रखिएगा बिटवीन मत, ऐसे यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है बिटवीन, तो यहाँ पर लास्ट में एम टाइप हो गया, इट्स एन। ओके। तो बिटवीन का मतलब होता है हमेशा दो चीजों के लिए, टू थिंग, person टू प्लेस, ऑलवेज रिलेट्स टू टू। बिटवीन हम यूज करते हैं सिर्फ टू थिंग्स के लिए, दो लोग रह सकते हैं, कोई दो चीज भी हो सकती है, दो जगह भी हो सकती है। तो व्हेन यू आर डीलिंग विथ टू थिंग्स और टू पीपल, यू विल यूज बिटवीन। ओके। और अमंग यूज होता है व्हेन देयर आर मोर देन टू थिंग्स, जब दो से ज्यादा है तो यू विल यूज अमंग। लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो यहाँ पर सिर्फ दो इन्वॉल्व है, इंडिया है और पाकिस्तान है। तो यानी पर मैंने क्या यूज किया है, बिटवीन। ओके। यहाँ पर मैंने यूज किया बिटवीन। पर अगर यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती, इंडिया, यूके, यूएसए, रशिया, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती ना, तो मैं यहाँ पर यूज करती अमंग। देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। समझ रहे हैं? जब सिर्फ दो चीज होंगी तो आप बिटवीन यूज करेंगे, और जब दो से ज्यादा चीजें हैं तो यू विल यूज अमंग। लाइक यहाँ पे लिखा है, द बॉय इज स्टैंडिंग अमंग द गर्ल्स। यहाँ पर गर्ल्स तो बहुत सारी है, ऑब्वियसली दो से ज्यादा ही होंगी, तो इसीलिए मैंने क्या यूज किया है यहाँ पर, अमंग। ओके। बिटवीन एंड अमंग दोनों ही प्लूरल प्रपोजिशन है, प्लूरल प्रपोजिशन है। ओके। तो दोनों ही प्लूरल है, बट बिटवीन को यूज करते हैं जब हम दो लोगों से डील कर रहे हो तब, और अमंग को यूज करते हैं जब हम दो से ज्यादा लोगों को रेफर कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। लाइक व्हेन यू विल से दैट there is a competition between two students, can say there is a competition between Manish and Abhishek. Okay. So you are talking about only two students, so in competition between Manish and Abhishek, but you will say that there is a competition among students, मतलब अभी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके बीच में कंपटीशन है, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं among, competition among, or two things among for more than two things, right? Then देखिए यहाँ लिखा हुआ है on, over, under, above and below and near to। सारे जो ये 5 prepositions लिखे हैं ना, सभी का जो मीनिंग होता है, आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, इनको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। ऑन, ओवर एंड अबव, तीनों का ही मतलब होता है हिंदी में ऊपर, ऊपर या फिर पर, टेबल पर, टेबल के ऊपर, ठीक है, ऐसा। तो ऑन, ओवर एंड अबव। अभी आप अंडर और बिलो को फॉर द टाइम बिंग आप इसको हटा दीजिए। अभी आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करिए ऑन, ओवर एंड अबव, तीनों का ही मतलब होता है ऊपर।
बट यहाँ पर बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है। ओके, सी यहाँ पर लिखा हुआ है, जब भी आप ऑन कब यूज करते हैं, उन थिंग्स के लिए या पर्सन प्लेस जो भी सरफेस से टच हो रहा हो, ऑन यूज करेंगे when something is touching the surface. Okay, like when I'll say that book is on the table, book is on the table, तो बुक क्या है, टेबल पर है, बट बुक टेबल को पूरी तरीके से टच कर रहा है। देर इज अ कॉन्टेक्ट बिटवीन द सर्फेस ऑफ बुक एंड द सर्फेस ऑफ टेबल। तो जब कोई चीज सरफेस को टच कर रही है तो वहां पर आप यूज करेंगे ऑन। Now you are smart enough to guess which are this thing that is surface phenomenon and what touches the surface. Okay, इतना तो आप लोग पता ही कर कौन सी चीजें सरफेस से टच होती है, या अगर रहती हुई है तो वो सरफेस से टच हो रही है या नहीं। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिकली थिंक करना पड़ेगा। होता है जब कोई चीज सरफेस को टच कर रही है। देन देयर इज ओवर एंड अबव। ओवर एंड तब यूज करते हैं जब जब चीजें सरफेस को टच नहीं की है। ओके, व्हेन आई से bird fly over me, bird birds fly over, ओके ओके, तो मेरे मेरे सरफेस से तो टच नहीं हो रहा है, बर्ड्स उड़ रही है बट इन अ फ्री स्पेस, वो किसी भी सरफेस को टच नहीं कर रही है, तो इससे आप बोलेंगे ओवर या फिर अबव। होप आपको समझ आ गया। व्हेन आई से दैट cat is sitting on the table, cat is sitting on the table, मतलब cat टेबल है पूरी तरीके से सरफेस टच हो रहा है, बट व्हेन cat jumped over window, cat jumped over window, तो cat जब विंडो से जंप तो वहां पर कोई भी कांटेक्ट नहीं बन रहा है, जस्ट cat it jumped across over the window, मतलब जंप कर लिया, कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं ओवर। ओके, फिर है अंडर एंड बिलो, अंडर एंड बिलो, दोनों का ही मतलब होता है नीचे, तो कुछ डाउन थिंग्स को डिनोट करते हैं, बट वो ऐसे ही थोड़ा सा डिफरेंस है। अंडर, ओके पहले देखते हैं, बिलो का मतलब होता है लोअर लेवल, कुछ चीज नीचे है। व्हेन आई से बॉल इज बिलो द टेबल, बॉल टेबल के नीचे है। अब यहाँ पर डजेंट मैटर कि सरफेस टच हो रहा है या नहीं। ओके, एंड जब भी आप डाउन अंडर या बिलो यूज करते हैं, सरफेस का यहाँ पर कोई भी रोल नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस है। बिलो है मतलब नीचे, बस लोअर लेवल पे है, और ऐसी जगह पर है जहां पर आप उसको देख पा रहे हैं और इजिली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, when I'll say that monkey is sitting below the tree, monkey is sitting below the tree, पेड़ के नीचे है तो वहां पर आप मंकी को इजिली देख पा रहे हैं। ठीक है, बट व्हेन आई से दैट अंडर, अंडर बोलने से रिंग इज अंडर द कैप, कहीं पर कैप रखा हुआ है। ओके, तो कैप जो क्या है, रिंग को पूरी तरीके से कवर कर लेगी, रिंग जो है ना पूरी तरीके से कवर हो जाएगी, फिर आप उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है, अनलेस आपको कोई बताए नहीं कि हाँ रिंग कैप के अंदर है। तो ऐसी चीजें जब आप पूरी तरीके से वहां पर कवर्ड है कोई चीज, तब आप यूज करेंगे अंडर। ओके, like when I say that द्वारिका नगरी is under sea, मतलब द्वारिका नगरी पूरी तरीके से समुद्र के अंदर है, आप उसको देख नहीं सकते, तो इसीलिए अंडर आप तब यूज करेंगे जब कोई चीज पूरी तरीके से कवर्ड है, when it is inaccessible, और बिलो यूज करेंगे फॉर द थिंग्स जो जस्ट नीचे है और वो एक्सेसिबल है। होप आप सभी को ये सब समझ आया होगा। सी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, हम इनको करते हैं तो मे बी आपको और क्लियर हो जाएगा। लाइक फर्स्ट लिखा हुआ है माई पर्स इज ऑन द टेबल, माई पर्स इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर देखिए टेबल पर है पर्स, तो पर्स और टेबल के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, सरफेस टच हो रहा है, इसीलिए आपने यूज किया है ऑन, इसीलिए आपने
यूज किया है ऑन। फिर यहाँ लिखा है बर्ड्स फ्लाई ओवर माई हेड, बर्ड्स फ्लाई ओवर माई हेड। यहाँ पर हेड और बर्ड्स के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होता, देर इज अ नो कांटेक्ट, सरफेस कोई भी टच नहीं हो रहा है, इसीलिए यू विल ओवर, और यू कैन यूज अबव ऑल्सो। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। आई थिंक यहाँ पर ये गलत हो गया है, यहाँ पर तो होना द टेबल, ओके, क्योंकि टेबल के नीचे अगर कैट है तो इट्स एन एक्सेस, बट अगर अंडर यूज हो रहा है तो प्रोबेबली टेबल होगा कि वो चारों तरफ से कवर्ड है। टेबल ऐसा भी तो हो सकता है ना कि चारों तरफ से कवर्ड टेबल है, ओके, तब अंडर सही हो सकता है। फिर कैप इज इन माई हेड, कैप इज इन माई हेड। अब आप यहाँ पर ऑन भी यूज कर सकते थे, ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर आप ऑन यूज करते तभी भी ये ठीक होता, बट यहाँ पर सुटेबल होगा इन। हिज above the water, his head is above water। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया अबव आप तभी करते हैं जब कोई भी कांटेक्ट नहीं होता, सरफेस में कोई कांटेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर हम वाटर ले रहे हैं ना, रिस्पेक्ट में क्या है वाटर, तो वाटर का तो कोई हार्ड सरफेस होता नहीं है, तो इसीलिए यू कैन यूज अबव, क्योंकि आपका बॉडी का पार्ट अगर पानी के अंदर है और योर जस्ट हेड इज अबव, एंड व्हेन यू से हिज हेड इज बिलो द, आप कंप्लीटली ड्राउन्ड है वाटर में, ओके, वाटर में ड्राउन्ड है। तो जब भी आप ऐसे थिंग से डील कर रहे हैं जिनका कोई हार्ड सरफेस नहीं होता है, तो यहाँ पर आप अबव और बिलो यूज कर सकते थे, बट अगर ऐसा कोई थिंग होता जिनका हार्ड सरफेस है तभी आपको यूज करना होता, बिलो नहीं, आप अंडर यूज करते क्योंकि आप पूरी तरीके से कवर्ड होते वहां पर। ये तो हमने कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस देखे हैं जिनके सिमिलर मीनिंग्स होते हैं बट यूज किया जाता है। नाउ टू प्रिपोजिशंस जिनके एक सिंगल मीनिंग है और सिंगल यूसेज है, ओके, लाइक व्हेन आई से टू, टू आप जब भी ऑलवेज रिमेम्बर कि कम एंड गो, ये दोनों वर्ब है, कम एंड गो, इनके साथ हमेशा टू का यूज होता है। कम, आई गो टू स्कूल, आई कम टू होम, आई गो टू मुंबई, लाइक दिस। तो जब भी कम एंड गो लिखा हुआ है वर्ब, तो इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू, ओके। देन देर इज अ फॉर का मतलब यू नो, फॉर का मतलब होता है लिए, के लिए, सो लाइक दिस इज फॉर यू, ठीक है, दिस क्लास इज फॉर मी, दिस क्लास इज फॉर यू। सो जब भी आप जस्ट पर्सन टू पर्सन आप रिलेशन शो कर रहे हैं के लिए वाला, तो आप यूज कर सकते हैं फॉर, ओके। और यहाँ पर जो बाकी लिखा हुआ है ना, ये देखिए इनसाइड लिखा हुआ है, इनसाइड का अंदर, आउटसाइड इज बाहर, तो आई डोंट थिंक ये सब मुझे आपको बताने की जरूरत होती है, क्योंकि ये जस्ट एक सिंगल मीनिंग वर्ड है, जैसा मीनिंग है वैसा ही इनका यूज है। एक चीज मैं आपको बता सकती हूँ, फॉर और सिंस, फॉर और सिंस को, इन दोनों को भी टाइम के लिए यूज किया जाता है, ओके। फॉर सिंस भी कभी कभी टाइम के लिए यूज करते हैं, और इसका हमेशा यूजेस होता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो देखिए सिंस हम यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, डेफिनिट टाइम के लिए, डेफिनिट टाइम, like when I'll say that 6 o'clock, the since o'clock, since morning, since childhood, since 1920, तो जहां पर आप एक डेफिनेट टाइम इन रहे तब सिंस यूज करेंगे। पर वहीं जब आप टाइम को शो कर रहे हैं, यू आर शोइंग अ पीरियड, आप एक पर टाइम नहीं बता रहे हैं। जैसे कि मैं बोलूँ फॉर 5 years, 3 days, फॉर मैनी ईयर्स, तो ईयर्स, 3 days, 5 days, तो यहाँ पर आप एग्जैक्ट नहीं बता रहे हैं, पीरियड शो कर रहे हैं। तो जब आपको टाइम बताना हो, यू विल यूज सिंस, और जब आपको पीरियड शो करना हो, देन यू विल यूज फॉर, ओके। और भी कुछ prepositions होते हैं, like the words you have heard, like towards,
बिहाइंड, बियॉन्ड और ड्यूरिंग, ये सब प्रीपोजिशंस के अंडर ही आते हैं। बट मैं यूँ समझती हूँ कि आप सभी को इनका मीनिंग पता होगा और सिंगल यू वर्ड है, सिंगल मीनिंग वर्ड है और उनका एज मीनिंग ही यूज होता है। सो आई डोंट थिंक दैट मुझे आपको ये सब बताने की जरूरत है, राइट? पर भी अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको जस्ट इनका हिंदी मीनिंग बता सकती हूँ, बट it will give you a very childish feeling then that I am dictating the meaning of each and every word. ठीक है? तो जितना जितना मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट ट्रिकी थिंग्स है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, उतना मैंने आपको बताया ऑप्शन पोजीशंस में। तो हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, या फिर मैं आपको देखिए जो क्वेश्चंस है जो भी अभी मैंने आपको पढ़ाया उन पर ही बेस्ड है। तो आंसर इट प्लीज इफ यू आर एबल टू आंसर इन चैट बॉक्स, ओके? कि यहाँ लिखा हुआ है शी वेंट ब्लैंक स्कूल, माई क्लोथ्स वर लाइंग ब्लैंक द कप बोर्ड, सीता इज स्टैंडिंग ब्लैंक Ram and Sita. I put my pencil blank the box. Sports are held blank Monday. The movies start blank 6:30 p.m. So quickly answer in chat box. अच्छा, by and with other example explain करना है। Okay, okay. ये फर्स्ट में तो टू ही आएगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा गो एंड वेंट के साथ हमेशा टू जाता है, ओके? एंड यस, डोंट वरी। देखिए, ये तो प्रीपोजिशंस के कुछ यूज थे, कुछ, व्हेन आई से कुछ, बाकी आपको पता है इंग्लिश इटसेल्फ इज अ वेरी लेंदी सब्जेक्ट, वेरी लेंदी फिनोमिनन टू अंडरस्टैंड, ओके? बट मैं आपको यहाँ पर ब्रीफ कर रही हूँ। देखिए, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, तो वहां पर वो फिक्स्ड है कि दैट वर्ड्स आर फॉलोड बाय दिस प्रीपोजिशन। ठीक है? तो मैं आपको पीडीएफ में वो कुछ वर्ड्स प्रोवाइड करवा दूंगी नोट्स में। आप जस्ट उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, तो आपको ये शायद पता रहेगा जब रीड करेंगे तो, ओके? लाइक जैसे कि हमेशा बोला जाता है आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, व्हेन आई से आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, तो ये जो फॉन्ड है ना, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ जाता है। आपको आपको बोलना होता है कि यू हैव गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, यू हैव गुड कमांड ऑफ इंग्लिश, तो कम के साथ हमेशा ऑफ जाता है। लाइक व्हेन यू से यू कैन कॉप अप स्टूडेंट, तो कॉप अप के साथ हमेशा विथ जाता है। तो लाइक इनके लिए कुछ रूल्स नहीं है, ओके? ये जस्ट आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको ये पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगी, से वर्ड के साथ कौन सा प्रपोजिशन सुटेबल होता है, जाता है। आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, ओके? अगर मैं हाँ, इसके आंसर्स तो आप सभी ने दे ही दिए। लेट मी चेक। या करेक्ट, सभी ने करेक्ट ही आंसर दिया है। गुड टू सी। या ये जो चीजें हैं ना, जो कंफ्यूजिंग है, मतलब जिनको सिमिलर मीनिंग प्रपोजिशन है, जस्ट आपको इनको डिफरेंशिएटेड याद रखना है कि कहाँ पर यूज किया जाता है, ओके? ओके, तो जैसे बाय और विथ का एग्जाम्पल अगर मुझे देना हो, सो बाय के लिए तो जैसे कि मैंने आपको बताया के द्वारा, जैसे कि व्हेन आई विल से दैट, जस्ट रैंडम नाम लेते हैं, ही इज द वॉल इज डेकोरेटेड बाय, द वॉल इज डेकोरेटेड बाय मी। तो यहाँ पर हम एक एजेंट की बात कर रहे हैं। एजेंट यहाँ पर कौन है? बाय मी, सो आई एम द एजेंट।
मेरे द्वारा डेकोरेट किया जा रहा है, ओके। तो जब भी आप एजेंट को रेफर कर रहे हैं तो आप बाय का यूज कर रहे हैं, ओके। बट जब भी आप इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, लाइक व्हेन आई से दैट द वॉल इज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, तो फ्लावर इंस्ट्रूमेंट मीन्स डोंट कंफ्यूज कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब सिर्फ मशीन होता है, ओके। इंस्ट्रूमेंट मतलब आप किस चीज से किस चीज का यूज कर रहे हैं। तो अगर आप बोलते हैं फ्लावर इज द वॉल इज डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स क्या हो जाएगा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट। तो आप बाय फ्लावर्स नहीं बोलेंगे, यू विल से विथ फ्लावर। होप किसने पूछा था वो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ओके, सो प्रेपोजिशन समझ आया और मैं आपको जो पीडीएफ में वर्ड्स प्रोवाइड करवाऊंगी, प्लीज प्लीज आप उसको एक बार रीड कर लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन से वर्ड के साथ कौन से प्रेपोजिशन जाते हैं। अच्छा, ऑफ एंड ऑफ, ओके ओके ओके, ऑफ एंड ऑफ बच गया। देखिए, जो जो ओ एन ऑफ है ना, ऑफ ऑफ, ओ एफ, उसका मतलब होता है का, या फिर के, या फिर जैसे मैं बोलूंगी मेरे पापा का दुकान, द शॉप ऑफ माई फादर, मिली मैम का क्लास, क्लास ऑफ मिली मैम, लाइक दिस। तो वहां पर ये जो ऑफ है ना, ये जस्ट एक रिलेशन, लाइक रिलेशन शो कर रहा है। बट जब आप ओ डबल एफ यूज कर रहे हैं, ओ डबल एफ, तो बेसिक मीनिंग तो इसका बंद करना होता है, राइट। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, बंद करना। बट जब भी आप इसको एज अ प्रिपोजिशन यूज कर रहे हैं, इसको आप प्रिपोजिशन यूज कर रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन वर्ड्स, इसका कोई क्या बोलना चाहिए मीनिंग नहीं है एक्चुअली, कुछ सर्टेन वर्ड्स है जिसके साथ ऑफ लगता है, लाइक सी ऑफ, यू हैव हर्ड द वर्ड सी ऑफ, सी ऑफ करना सुने हैं ना। तो वहां पर सी के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ ऑफ लगता है, तो वैसे ही। सो ऑफ का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है, ओके। कुछ वर्ड्स है जिनके साथ ऑफ लग सकता है। ये मैं आपको पीडीएफ में ही प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से एक बार चेक कर लीजिएगा, ओके। सो आई होप आप ये सभी को आपको क्लियर हो गया होगा। क्विकली हम वर्ड्स ऑफ डे देख लेते हैं, देन विल एंड द क्लास। देखिए, वर्ड्स ऑफ द डे है, अगेन आई एम सेइंग प्लीज रीड करिए गाइस, प्लीज 10 मिनट्स रीड करिए, ओके। अच्छा, आप मुझे बताइए कि कौन कौन रीड करता है, ऑनेस्टली कि रीड करते भी हो कि नहीं, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू योर वोकैबुलरी, ओके। Just not to correct the exam, but for your personal development. Communication skills, vocabulary is very, very important. Okay, okay. तो अगर आप रीड करते तो राइट यस इन चैट बॉक्स। एंड बाकी मैं आपको ये वर्ड्स ऑफ द डे बता देती हूँ। फर्स्ट लिखा हुआ है स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, और यू कैन से हार्श, हार्श, ओके। फिर लिखा हुआ है हेल्पलेस, हेल्पलेस, नॉट हेल्पलेस, इट्स हेल्पलेस, हेल्पलेस का मतलब होता है अनलकी और अनफॉर्चुनेट। देन प्रिमेबल, प्रिमेबल का मतलब होता है एंशियंट, एंशियंट। देन क्वियर, क्वियर का मतलब होता है स्ट्रेंज, ओके। तो ये सारे जो थे सिनोनिम्स थे। ट्राई कीजिए कि ये जो सिनोनिम्स है उसके आप एंटोनिम्स ढूंढ पाए। अगर आप ढूंढ पाएंगे तो एक साथ आपका सेनोनेम भी हो जाता है और एंटोनेम भी हो जाता है, तो आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। देन लास्ट देखिए, यहाँ पर कुछ एक इडियम लिखा हुआ है, इन अ टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर। इसका मतलब इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड्स ऑफ द डे एंड इट्स अ पार्ट ऑफ वोकैबुलरी। आपको पता है ना कि आपके एग्जाम में ये सारे ग्रामर यूसेस तो आता ही है, साथ में कॉम्प्रिहेंशन का भी आता है पार्ट, कॉम्प्रिहेंशन का भी दे देता है क्वेश्चन। तो हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन वाले, बट उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, तो उसके लिए आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए ना। आई एम इन अ टॉट tight corner due to preparing gate, okay.
वर्ड्स ऑफ द डे आर न्यू वर्ड्स, या डेली मैं आपको कुछ न्यू वर्ड्स ही बताती हूँ, डेली न्यू वर्ड्स बताती हूँ. इंडिया इन अ टाइट कॉर्नर इन सेमीफाइनल, या आई थिंक ये बहुत ही सही सुटेबल एग्जाम्पल है. ओके, सो जैसे कि मैं आपको जो वोकैबुलरीज प्रोवाइड करती हूँ ना, चाहती हूँ तो मैं एक साथ आपको 15-20 वोकैब्स भी दे सकती हूँ, बट उसका कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि कोई रीड नहीं कर पाएगा. एक दिन में अगर आप 4 वर्ड्स सीखते हैं ना, न्यू वर्ड्स, तो मे बी वो आपके माइंड पे स्टोर हो सकता है. बट एट दैट टाइम अगर आप 10 to 15 वर्ड्स सीख रहे हैं, ओके, कि कई लोगों का आईक्यू होता है कि एबल टू गेट दैट, बट ऐसा नहीं होता ना. तो अगर आप 4 वर्ड सीख रहे हैं तो मेरे ख्याल से वो इनफ है. बाकी खुद से तो आप पढ़ते ही हैं. ये जस्ट मैं देती हूँ कि एक फ्लो पे रहे, चीजें एक फ्लो पे रहे, रोज आप एक न्यू वोकैब सीखे. इट फील्स गुड, ओके, इट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाई. अब ये जो वैसे कि तो मैंने ये सारे जो प्रिपोजिशन है, कंजंक्शन हो, पहले ही मैंने पीडीएफ में वो क्या बोलते हैं, आपका ऐप कौन सा है, माइनिंग ज्ञान, वहां पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. आपने अगर देखा होगा तो कंजंक्शन तक मैंने पूरा अपलोड कर दिया है. और वो जो सुपरलेटिव डिग्री वाले वर्ड थे ना, वो कल मैं नहीं अपलोड कर पाई थी ड्यू टू माय बैड हेल्थ, सॉरी फॉर दैट. तो मैं अभी वो अपलोड कर देती हूँ. और ये सारे वर्ड जिनके साथ कुछ पर्टिकुलर प्रिपोजिशंस लगते हैं, ये भी मैं अपलोड कर. ओके, ओके. So thank you class for now. For tomorrow we'll study conjunction, then our parts of a speech will be completed. Okay. So thank you everyone. Do well in your studies and enjoy your studies. Thank you. Session end कर रही हूँ. Yeah. Thank you everyone. Thank you. Have a good day.